नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन खबरों की जो अभी तक सुर्खियां बनी हुई हैं या वो खबरें जिन पर आज दिन भर सबका फोकस रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा की सुर्खियां। हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार का पारा चढ़ा, सभी पार्टियों के नेताओं ने झोंकी ताकत। वहीं गुजरात में अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में होगी बैठक। दिल्ली एनसीआर में जहरीली बनी हुई है हवा, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के पार। दिल्ली एनसीआर में डीजल वाहनों की आवाजाही पर रोक। नोएडा में पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल ऑनलाइन करने के आदेश। T20 विश्व कप 2022 में सुपर 12 के मुकाबलों में आज पहले मैच में आयरलैंड और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। वहीं दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश चुनाव की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। तमाम दलों के स्टार प्रचारक पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धर्मपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके इतर भाजपा की ओर से आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी जनसभाएं करेंगे। नितिन गडकरी झंडूटा और कांगड़ा में जनसभाएं करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ समलाना, बदूली और घुमारवीं में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अन्य दलों के नेता भी प्रचार में जुटे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन से। उनसे हम बातचीत करेंगे। अनुज, आज की अगर बात करें तो किस तरह से, अब क्योंकि चुनावों की जो तारीख है वो जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अब प्रचार कार्य भी काफी तेज हो गया होगा वहां पर, क्या कुछ आज के कार्यक्रम हैं? देखिए चंद्रशेखर, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इन 68 विधानसभा की जो यहां पे सीटें हैं। आज जिस तरीके से आपने स्टोरी में भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दिग्गज नेता हैं, दिल्ली के बड़े नेता हैं, वो आज हिमाचल की धरती पर होंगे। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी लगातार यहां पर जनसभाएं कर रहे हैं और आज भी हिमाचल में उनकी जनसभाएं हैं। अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी आज कांगड़ा इलाके के अंदर होंगी। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो लगातार यहां पर प्रवास किए हुए हैं और अलग अलग विधानसभाओं में जाकर अपनी वो जनसभाएं कर रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए, और जो पिछले 5 साल में केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जो लोगों के लिए जो योजनाएं दिल्ली से बनाकर जो हिमाचल के गांवों तक पहुंचाई हैं, उनके बारे में वो बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं विपक्षी दलों की बात करूं, वाम दल और इस बार तो आम आदमी पार्टी भी दिल्ली से निकलकर हिमाचल की धरती पर अपनी राजनीतिक जमीन यहां पर तलाश रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल सोलन में थे, जहां इस समय मैं हूं, तो वो भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह के बड़े बड़े दावे और वायदे सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, जनता भी नेता की बातों को सुन रही है, परख रही है और इस बात का पूरी तरीके से एक कंक्लूजन वो निकाल रहे हैं कि पिछले वर्षों के दौरान कितने बड़े वायदे किसने किए, किसने पूरे किए, किसने नहीं किए। तो निश्चित तौर पर क्योंकि ये जनता का जनतंत्र है और जनता की ही सबसे बड़ी ताकत होती है, तो निश्चित तौर पर जहां बड़े बड़े दावे और वायदे राजनीतिक दलों के द्वारा किए जा रहे हैं, जनता भी नजर बनाए हुए है कि कौन उनके लिए बेहतर रहेगा, कौन सी सरकार उनके लिए बेहतर रहेगी। चंद्रशेखर, अनुज, जब आप जवाब देंगे मेरे अगले सवाल का, तो आप, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पर्यटन का एक स्थल है, तो वहां के जो दृश्य हैं वो भी हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर सत्ता पक्ष की हम बात करें, वहां पर इस वक्त बीजेपी की सरकार है, बीजेपी क्या कुछ कह रही है जब वो लोगों के पास जा रही है, क्या कह के वो वोट मांग रही है?
देखिए, सबसे पहले बिल्कुल आपने कहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है एक पहाड़ी राज्य है, और मैं अपने कैमरामैन विनय तिवारी से मैं चाहूंगा कि आपको पीछे के दृश्य दिखाते हुए मैं आपको जवाब दूंगा। ये एक सोलन का इलाका है और ये चारों तरफ से आप देखें भौगोलिक स्थितियां काफी कठिन होती है। नेताओं के लिए भी एक एक गांव तक जाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि ये उनकी परीक्षा का समय है, हम जानते हैं जैसे 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होती हैं, नेताओं के लिए चुनाव का समय जो होता है वो परीक्षाओं का समय होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 5 साल के अंदर राज्य के अंदर जो काम हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डबल इंजन की जब सरकार होती है तो विकास की जो रफ्तार है वो तेजी से आगे बढ़ती है। दिल्ली से जो बड़ी योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं को राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जाता है, और जब एक ही सरकार हो केंद्र में भी और राज्य में भी तो उसका प्रभाव बढ़ता है। इस बात को जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रही है। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो यहां पर अपनी बातों को जनता के बीच में रख रहे हैं वो पुरानी बातें हैं कि पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको वो लागू कर देंगे। उन्होंने 1 लाख लोगों को रोजगार देने का जो है संकल्प लिया है। इस तरह की बातें वो चुनावी सभाओं में जाकर कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, क्योंकि पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर वो राजनीतिक जमीन अपनी यहां पर तलाश रहे हैं, वो मुफ्त में बिजली देने की बातें करते हैं, मुफ्त में यहां पर चिकित्सा सुविधाएं देने की बातें करते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर वो राजनीति करते हैं। तो ये आकलन जनता को करना है कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर वायदे किए थे, पंजाब के अंदर वायदे किए थे, वो कितने पूरे किए। हम मीडिया में आजकल सुर्खियां आम आदमी पार्टियां कई मामलों को लेकर बनी हुई है, महीनों तक न्यूज चलती हैं, घोटालों की बातें होती हैं, करप्शन की बातें होती हैं। हालांकि जनतंत्र और लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो वो भी अपनी राजनीतिक जमीन यहां पर तलाश रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, हिमाचल की जनता बहुत जागरूक है, और राजनीतिक इतिहास अगर मैं बात करूं हिमाचल का रहा है कि वो 5 साल में यहां से सरकारों को बदलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तराखंड का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखिए उत्तराखंड की जनता भी हर 5 साल में सरकार बदलती थी, लेकिन इस बार उन्होंने दोबारा मौका दिया, और जब दोबारा मौका दिया तो उत्तराखंड किस तरीके से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इन बातों को लेकर यहां पर चुनावी मैदान में है, और उन्होंने एक नारा दिया है कि रिवाज बदलिए। ये जो रिवाज चल रहा है ना, हर साल 5 साल में आप सरकार को बदल दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कोई भी बड़ी परियोजनाओं को ग्राउंड स्तर पर लागू करने के लिए 5 नहीं 10 साल चाहिए। तो इस बार यहां की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को 10 साल देगी तो जो भी यहां की समस्याएं रही हैं, जो भी यहां के लोगों के मुद्दे हैं, यहां की जो दूर दराज के दुर्गम इलाके हैं, वहां पर विकास की परियोजनाएं पूरी हो सकेंगी। तो ये सभी जितने भी मुद्दे हैं इस बार राजनीतिक दल जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, लेकिन यहां की जनता नजर गड़ाए हुए है लोगों के, राजनीतिक लोगों के वायदों पर, दावों पर। शुक्रिया अनुज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर की ओर हम दर्शकों को लिए चलते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 472 के आसपास दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 357 दर्ज किया गया। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी से दिल्ली एनसीआर का दम घुटने लगा है। हालात की गंभीरता देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के 4थे चरण के तहत विभिन्न उपायों को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत दिल्ली और आसपास के जिलों में BS6 को छोड़कर अन्य डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है। आयोग ने एक अधिसूचना में बताया है कि स्वच्छ ईंधन पर नहीं चलने वाले सभी उद्योगों को बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि आवश्यक वस्तुएं लाने वाले ट्रकों को इससे छूट दी गई है। इस सबके बीच नोएडा में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलाने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं जरूरत होने पर 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी ऑनलाइन चलाई जा सकती है। इसके साथ ही प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टिविटी पर रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से, हम उनसे बातचीत करेंगे। चंद्रशेखर, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हम देख रहे हैं कि नोएडा में स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
क्या दिल्ली में भी जल्द स्कूल बंद करने की कोई इस तरह की जानकारी है आपके पास? आज बीजेपी की ओर से भी सवेरे सवेरे ये मांग की गई थी कि दिल्ली में स्कूलों को बंद किया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को सवेरे सवेरे काफ़ी परेशानी होती है। जी बिल्कुल, और एक अनुमान लगाया भी गया है राज्य सरकार की तरफ से कि जो दिल्ली में भी तमाम प्रिकॉशंस को देखते हुए ये कोशिश इस तरफ बढ़ी जा रही है। बैठक की जा रही है, तमाम स्टेक होल्डर्स जो है उनसे बातचीत की है कि दिल्ली में भी हो सकता है कि ये स्कूल्स को बंद कर दिया जाए। इस दिशा में जो राज्य सरकार है वो सोच रही है, एमसीडी सोच रही है। और ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है फेफड़ों का और जो स्वास्थ्य का जो है वो बुज़ुर्ग लोगों में के पास है, और जो बच्चे हैं उनको हो रहा है। और ऐसे में जब बच्चे घर से निकलते हैं, स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर माता पिता को भी ये टेंशन रहती है कि उनके बच्चे स्वस्थ रहें, सेफ रहें, क्योंकि हवा में लगातार जो वायु गुणवत्ता है वो ख़राब होती चली जा रही है, निम्न स्तर तक पहुँच रही है, और ये काफ़ी बुरी स्थिति में इस वक्त पहुँच चुकी है। और प्रिकॉशनरी अगर देखा जाए तो बच्चों को और बुज़ुर्गों को, या फिर वो जो लोग बीमार हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनको इस आबो हवा से जितना दूर रखा जा सके, मिनिमम जिनका एक्सपोजर है वो हो सके, उसकी ज़रूरत है। तो इस दिशा में निश्चित तौर पर चंद्रशेखर, दिल्ली में भी स्कूलों को बंद किया जाएगा। इस दिशा में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द ये सुनने को मिल सकता है। ठीक है चंद्रशेखर, अभी अब 10 बजने वाले हैं, सवेरे तो हालात बहुत ख़राब थे। हमारे दर्शकों को जरा आप दिखा भी दीजिए कि किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। चंद्रशेखर, मैं खुद इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे विजिबिलिटी जो है अब तो कुछ पहले से बेहतर दिख रही है, लेकिन सुबह से ही जो है धुंध का वातावरण था और विजिबिलिटी भी कुछ कम देखने को मिल रही थी। और फिलहाल धूप आने की वजह से अभी स्थिति जो है वो कुछ सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे ये पराली दिल्ली के आबोहवा में छाएगी और जो वायु गुणवत्ता सूचकांक और निम्नता की ओर जाएगा, तो उससे ये जो स्थिति है निरंतर खराब होती चली जाएगी। आने वाले समय को लेकर के अगर हम बात करें, क्योंकि अब ठंड और बढ़ेगी दिल्ली के अंदर, हालांकि पिछले 2-3 दिन से जो धुंध छाई हुई है, जो धुआं छाया हुआ है, उससे जितना टेम्परेचर दिल्ली का गिरा हुआ है वो एहसास नहीं हो रहा है लोगों को। तो आने वाले दिनों को लेकर के अगर हम बात करें तो हालात किस तरह के होने वाले हैं? अभी कुछ दिन तक तो चंद्रशेखर स्थिति वैसे ही रहने वाली है, इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता, बल्कि इसकी सिचुएशन जो है कुछ खराब ही होगी। लेकिन अगले हफ्ते तक उम्मीद जताई जा रही है कि अगर कुछ तेज़ हवाएं जिस प्रकार से चलें तो हो सकता है कि यहाँ से जो ये जो गैस चैम्बर दिल्ली बन रही है और आसपास का इलाका बन रहा है, यहाँ से बादल के जरिए जो ये धुआं है ये आगे की स्टेट की तरफ जाएगा। और गर्मी की आपने जहाँ तक बताई कि जिस प्रकार से वातावरण है उसमें इसका इफेक्ट देखा जा सकता है कि ठंड इस बार महसूस अभी कम हो रही है, लेकिन धुंध और ठंड आने के बाद स्मॉग का जो वातावरण बनता है वो थोड़ा सा डेंजरस होता है। और अभी माना जा रहा है कि इस हफ्ते ये स्थिति ऐसे ही रहने वाली है और अगले हफ्ते हो सकता है कि इसमें कुछ सुधार देखने को मिले। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज दोपहर एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, जहाजरानी मंत्रालय के सचिव, संचार मंत्रालय के सचिव समेत अनेक मंत्रालयों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। भारत सरकार ने विशेष स्वच्छता अभियान 2 गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाने का फैसला लिया था। इस अभियान में किन किन मंत्रालयों की क्या क्या भूमिका रही, इसकी प्रगति रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। राजेश राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजेश, ये पूरा अभियान जो चलाया गया था, इसमें हमने देखा कि विभिन्न समुद्र तटों से लेकर के देश के दूर दराज के इलाकों से लेकर के राजधानियों तक में ये स्वच्छता अभियान चलाया गया और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। क्या कुछ कितना इसका फायदा हुआ है? देखिए, यह एक अनोखा अभियान हम कह सकते हैं चंद्रशेखर, कि जिस तरीके से स्वच्छता अभियान पहले रेलवे स्टेशनों या फिर सड़कों तक जो है पर चलाया जाता था, लेकिन इस बार का जो स्वच्छता अभियान है वो मंत्रालयों में जो पेंडिंग पड़े हुए जो कामकाज थे उनको भी साफ सुथरा करने की जो कवायद है वो करने का काम भारत सरकार ने किया है। और आपने देखा होगा कि जो रेलवे के कवाड़ हैं
या रेलवे के जो स्क्रैप्स हैं या फिर अन्य मंत्रालयों में जो कूड़े कचरे का ढेर हुआ करता था, वह भी कहीं ना कहीं जिया के लिए जंजाल बनता था। आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो एक मुश्किलात पैदा करता था। स्क्रैप को बेचने का काम किया गया है बड़े पैमाने पर, जिससे तकरीबन 254 करोड़ रुपए का फायदा जो है वो भारत सरकार को हुआ है। और बड़े पैमाने पर जो कबाड़ की वजह से जो जगह गंदगी का अंबार बन चुका था, कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया था, उन जगहों को कहीं ना कहीं साफ सुथरा करने का भी काम किया गया है। रेलवे मंत्रालयों ने अपने रेलवे स्टेशन को बेहतरीन तरीके से साफ सुथरा करने की कोशिश की। वही तमाम मंत्रालयों में जो पेंडिंग पड़े हुए जो लोक शिकायत से जुड़े हुए जो कामकाज थे, उसकी भी समीक्षा की गई है। जो जितेंद्र सिंह ने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आंकड़ा पेश किया था, उसकी कुछ जानकारी मैं अपने दर्शकों से साझा करना चाहूंगा कि तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा लोक शिकायतों का निपटारा जो है, लोक शिकायत और प्रशिक्षण राज्य मंत्री भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उस विभाग में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा जो लोक शिकायत से जुड़े हुए जो मामले थे, उसका भी निपटारा जो है वो किया गया है। 54,416 जो सांसदों ने जो सवाल किए थे या मंत्रालयों से जानने की कोशिश की थी, उसका जवाब दिया गया है, उस मामले का निपटारा किया गया है। 588 नियमों को सुगम बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर खासा फोकस करते रहे हैं चंद्रशेखर की अगर छोटे छोटे कानूनों में बदलाव करने से अगर जनता की जो तकलीफ है वो सहूलियत में अगर तब्दील हो जाए, तो इन कानूनों को थोड़ा लचीला हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि जनता की जो तकलीफ है, जनता की जो मुश्किलें हैं, उनको सहूलियत में तब्दील किया जाए। तो 588 जो नियम है उनको सुगम बनाया गया। 40 लाख से ज्यादा फाइलों की समीक्षा की गई है और स्वच्छता अभियान में 68,363 जो स्थल थे उसको चिन्हित करके उसको साफ सुथरा करने की कोशिश की गई है। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बेहद अहम है, जिसमें कई मंत्रालयों के जो सचिव हैं वो उसमें शामिल होंगे, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं यह पुख्ता जो है वो जानकारी मिल पाएगी चंद्रशेखर की किन विभागों में कैसे अभियान चलाया गया और किस तरीके से भारत सरकार ने एक अनोखे अंदाज में गांधी जयंती 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लगभग 3 हफ्ते तक जो अभियान चलाया है, इस अभियान की क्या प्रगति रिपोर्ट है, इसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। इसमें कई मंत्रालयों के सचिवों के रहने की संभावना है। शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर की ओर हम अपने दर्शकों को अब लिए चलते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप में आज ग्रुप 1 में सुपर 12 के मुकाबले में आयरलैंड का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है। एडिलेड में खेले जा रहे इस मैच में आयरलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ताज़ा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने बगैर किसी नुकसान के 29 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड ग्रुप 1 के टॉप पर काबिज है, लेकिन पिछले मैच में उन्हें इंग्लैंड ने 20 रनों से हराया था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ट्रेंट बोल्ट और मिचेल सेंटनर ने 3 मैचों में 6-6 विकेट चटकाए हैं। वहीं अनुभवी गेंदबाज टिम साउदी ने 5 विकेट अपने नाम किए हैं। ईश चोड़ी और लॉकी फर्ग्यूसन ने 4-4 विकेट झटके हैं। आयरलैंड की टीम ग्रुप 1 के 5वें पायदान पर मौजूद है। अपने पिछले मैच में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। और वहीं आईसीसी T20 विश्व कप में आज होने वाले दूसरे मुकाबले में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया का सामना अफगानिस्तान से होगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक इस टूर्नामेंट में सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। अब सेमीफाइनल में जाने के लिए उन्हें न सिर्फ अफगानिस्तान से जीत की जरूरत है, बल्कि बड़ी जीत चाहिए होगी ताकि रन रेट में सुधार हो। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और ये मैच उनके लिए सिर्फ सम्मान बचाने की चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सुपर 12 में अब तक खेले 4 में से 2 मैच जीते हैं और 1 मैच में उसे हार मिली है। 1 मैच बारिश के कारण धुल गया था। मेलबर्न चलते हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अभिषेक, आज की अगर हम बात करें तो 2 महत्वपूर्ण मैच हैं, किस तरह के रोमांच की उम्मीद कर रहे हैं? जी बिल्कुल चंद्रशेखर, सही कहा आपने। 2 अहम मुकाबले खेले जाने हैं आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसकी शुरुआत हो चुकी है।
और जो दूसरा मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में खेला जाना है। न्यूजीलैंड अपने ग्रुप पर अभी टॉप पर है। अगर वो ये मुकाबला हार भी जाए आयरलैंड के खिलाफ, तब भी उसके चांसेस कम नहीं होंगे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। हालांकि बहुत सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगाए जाएंगे, लेकिन लगता यही है देखा जाए कि न्यूजीलैंड आखिरी 4 में एक तरह से अपनी जगह पक्की कर चुकी है। जिस तरह से न्यूजीलैंड की शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है, और लगता नहीं देखा जाए कि आयरलैंड उनको मात दे पाएगी। और दूसरी ओर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की, फाइनल 4 में जगह बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान को बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, और वो तब भी इस पे डिपेंड करेगा कि वो इंग्लैंड के ऊपर नेट रन रेट में जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। इंग्लैंड ने पिछले मैच में न्यूजीलैंड को मात दे दी। अब इंग्लैंड का जो मुकाबला है वो श्रीलंका के साथ है। अगर इंग्लैंड श्रीलंका को मात दे देती है तो साफ तौर पर इंग्लैंड आगे चली जाएगी आखिरी 4 में। तो इस ग्रुप की हम बात करें तो ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अगले 4 के लिए क्वालिफाई कर लेगी। वहीं दूसरे ग्रुप की अगर हम बात करें, उसमें भारत बिल्कुल शीर्ष पर काबिज है, और जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर वो जीत जाती है तो उसके 8 पॉइंट हो जाएंगे। अगर 8 पॉइंट के साथ अगर भारत इस सुपर 12 को खत्म करता है तो भारत अगले 4 में जो प्रवेश करेगा वो टॉप पे प्रवेश करेगा, और वो उसका अगला जो मुकाबला होगा वो एडिलेड ओवल में सेमीफाइनल होगा। लेकिन अगर भारत हारता है तब पाकिस्तान के थोड़े बहुत हम कह सकते हैं कि मौके बनते हैं। पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को हरा देता है, भारत जिम्बाब्वे से हार जाता है, साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स का जो मुकाबला है वो अगर बारिश की वजह से प्रभावित हो, तब पाकिस्तान के थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं। लेकिन देखने में यही लगता है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं। साउथ अफ्रीका और भारत इस ग्रुप से, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दूसरे ग्रुप से आखिरी 4 के लिए जगह बनाने के लिए हम कह सकते हैं टॉप फेवरेट है। अभिषेक, ये पहला मैच है T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, जिस पर जो कोविड-19 महामारी की छाया है वो पूरी तरह से हटी हुई है, तो इसलिए दर्शकों में किस तरह का आप उत्साह देखते हैं वहाँ पर? आप जब विभिन्न स्टेडियम्स में वहाँ पर जाते हैं और जो विभिन्न मैच होते हैं T20 के, उनको देखने जो भी दर्शक आते हैं, किस तरह का उत्साह रहता है? दर्शकों में काफ़ी उत्साह है चंद्रशेखर। हमने जो भी वेन्यूज़ में गए हैं, चाहे हम मेलबर्न की बात करें जहाँ पे भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, एडिलेड की बात करें, सिडनी की बात करें, हालांकि मुकाबला नीदरलैंड्स के साथ था सिडनी में, लेकिन पूरा वहाँ पे जमावड़ा था। वहाँ पे बहुत अच्छी खासी भीड़ थी स्टेडियम के बाहर में। जैसा भारत पाकिस्तान में मेलबर्न में जैसा इतनी भीड़ लगी हुई थी, वही सिडनी में भी दिखाई दी, वही एडिलेड में भी हमें दिखाई दी, वही हमें पर्थ में भी दिखाई दी। हालांकि पर्थ में जो भारत है साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो मुकाबला हार गया था, लेकिन उसके बाद भी अच्छी बात यह है कि जो भारत के फैंस हैं वो कॉन्फिडेंट थे कि भारत अगले मैच में जीत दर्ज करके और जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत दर्ज करके अगले दौर में जगह बनाएगी। लेकिन हम इस वर्ल्ड कप की बात करें चंद्रशेखर, तो आप देखिए कितना बढ़िया वर्ल्ड कप हुआ है। हम कह सकते हैं कि अगर आप क्वालिफायर से देखें, सभी ऐसी टीमें हैं जिन्होंने एक मुकाबला कम से कम जीता है और कम से कम एक मुकाबला हारा है। 16 टीमें इसमें हिस्सा ले रही थी। अब हालांकि 12 टीमें रह गई हैं, उसमें से भी 2 एलिमिनेट हो गई हैं, लेकिन अभी भी आप देखिए 5-6 मुकाबले बचे हैं। अभी भी कोई भी टीम अभी आखिरी 4 में पहुंचने के लिए कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये दिखाता है वर्ल्ड कप का स्तर, ये दिखाता है जिस तरह के मैचेस हुए हैं, जिस तरह के थ्रिलर हमें देखने को मिले हैं। चाहे जिम्बाब्वे पाकिस्तान की बात कर लें, भारत पाकिस्तान की बात कर लें, पिछले मुकाबले की बात करें, यहाँ भारत बांग्लादेश के बीच में अच्छे खासे मुकाबले देखने को मिलते हैं। और यही शायद और इस स्तर को, वर्ल्ड कप के स्तर को बढ़ाता भी है। और T20 फॉर्मेट में आप देखिए किसी भी टीम को कमतर नहीं आंक सकते हैं। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया, आयरलैंड ने इंग्लैंड को मात दे दी। यही शायद टूर्नामेंट को ऊपर लेकर भी जाता है, और हमें हाउसफुल देखने को मिल रहा है, दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ भारत के मैचों में, हम न्यूजीलैंड आयरलैंड का मैच भी देखते हैं, इंग्लैंड का मैच भी देखते हैं आयरलैंड के खिलाफ। अच्छी खासी वहां पर भीड़ थी, जो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा संकेत है। जी शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ हम अपना एक खास कार्यक्रम आज का एजेंडा यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।